क्या एक स्कैम पूरे देश को बर्बाद कर सकता है? क्या एक स्कैम देश को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर सकता है? क्या एक स्कैम पूरे देश को गृह युद्ध में झोंक सकता है? क्या एक स्कैम पूरे देश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भविष्य बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही स्कैम की बात करेंगे और उस बर्बाद मुल्क की भी बात करेंगे जिसे एक स्कैम ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, और वही स्कैम भारत में भी लाने की बार बार कोशिशें हो रही हैं। कैसे, यह आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। सीरिया के बिल्कुल साथ एक छोटे से देश में इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया। लेबनान, जिसे मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, आज पूरी तरह से बर्बाद है। आज लेबनान की 80% आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। हर 10 में से 8 लेबनानी बेरोजगार हैं। सिर्फ एक साल पहले जहां $1 के 1500 लेबनानी पाउंड मिलते थे, आज $1 के 15,000 लेबनानी पाउंड मिल रहे हैं। पिछले 1.5 सालों में किसी देश में ऐसा क्राइसिस नहीं आया जिसे लेबनान में आया है। लोगों के पास खाना खाने के पैसे भी नहीं है। हजारों लोग सड़कों पर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बैंक, हर इंस्टीट्यूशन तबाह हो चुका है। गवर्नमेंट के पास सरकारी कर्मचारियों, टीचर और डॉक्टर्स को देने की सैलरी तक नहीं है। सबसे हैरान करने वाली चीज यह है कि कुछ साल पहले यही लेबनान मिडिल ईस्ट का एक हॉट फेवरेट कंट्री था। लेबनान का जीडीपी पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा था। लेबनान अपने टूरिज्म और बैंकिंग सेक्टर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि चंद महीने में सब कुछ बर्बाद हो गया। और सबसे दुख की बात है कि लेबनान को इस हाल में पहुंचाने वाले आज भी फुल प्रोडक्शन में एक लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। लेबनान की कहानी है धोखे की, करप्शन की, वतन से गद्दारी की। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे चंद लोगों ने लेबनान को बर्बाद किया और कैसे यही कहानी हमारी कंट्री में भी दोहराने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1975 से, जब लेबनान में एक बहुत जबरदस्त सिविल वॉर शुरू हो गई। ये वॉर था अलग अलग रिलीजियस और पॉलिटिक्स ग्रुप के बीच में, और हर ग्रुप को फॉरेन कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी। किसी ग्रुप को ईरान, किसी ग्रुप को सीरिया और किसी ग्रुप को इजराइल सपोर्ट कर रहा था। 15 साल जारी रहने वाली इस वॉर में 1.5 लाख लोग मारे गए और करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को लेबनान छोड़कर जाना पड़ा। आखिरकार 1989 में सभी ग्रुप मिलकर बैठे और एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम था ताइफ एग्रीमेंट, जिसके मुताबिक लेबनान में अमन लाने के लिए हर ग्रुप के लोगों को लेबनान गवर्नमेंट में हिस्सा दिया गया। किसी को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई, किसी ग्रुप को एनर्जी सेक्टर, किसी ग्रुप को फाइनेंस मिनिस्ट्री और किसी को लॉ एंड ऑर्डर की मिनिस्ट्री दे दी गई। कुल मिलाकर देश को बर्बाद करने वालों को देश चलाने की जिम्मेदारी मिल गई थी। वही लोग जो 15 सालों से लेबनान में खून बहा रहे थे, उन्हीं के हाथ में सारी पावर और कंट्रोल दे दिया गया, यानी चोर को रखवाली बिठा दिया गया। लेकिन क्योंकि एक लंबी सिविल वॉर के बाद पहली बार एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी थी, तो सबको इस गवर्नमेंट से उम्मीद थी। इतनी लंबी सिविल वॉर के बाद लेबनान इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल तबाह हो चुका था और उसे रिबिल्ड करने के लिए बहुत पैसा चाहिए था। इस समस्या का हल निकालने के लिए सारे ग्रुप एक बार फिर से एक साथ बैठे और उन्होंने एक प्लान बनाया, और इस प्लान का मास्टरमाइंड था रियाद सलामे। इस कहानी का मेन कैरेक्टर, और यही वो आदमी है जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाला था। रियाद एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था जो अमेरिका की बहुत बड़ी फर्म मैरिल लिंच में एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा था। 1993 में लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने रियाद को सेंट्रल बैंक का गवर्नर अपॉइंट कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ लेबनान की खुशहाली और बर्बादी की कहानी। रियाद को लाने का सिर्फ एक मकसद था कि लेबनानी गवर्नमेंट को ढेर सारा पैसा अरेंज करे, और उसका एक ही तरीका था, और वो था फॉरेन लोन। अब रियाद एक बैंकर था, तो उसे दूसरे कई तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेने का बहुत एक्सपीरियंस था। वो जानता था यहां से लोन लेने के लिए आपको अपनी कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन को बड़ा स्टेबल दिखाना होता है, और ये इमेज क्रिएट करने में 2 सबसे बेस्ट तरीके हैं। एक है आर्टिफिशियल करेंसी वैल्यूएशन और दूसरा है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रियाद ने सबसे पहले लेबनानी पाउंड का रेट $1 के बदले 1500 लेबनानी पाउंड पर फिक्स कर दिया। एक स्टेबल करेंसी बड़ी अट्रैक्टिव चीज होती है। इसका मतलब होता है ये कंट्री बड़ा स्टेबल है और कुछ भी हो जाए यहां पड़े पैसे की वैल्यू डाउन नहीं होगी।
इस चीज ने IMF और दूसरे इंस्टीट्यूशन को कन्विंस किया और उन्होंने $मिलियन का लोन लेबनान को देने शुरू कर दिए। यहां पर रियाद ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला कि डिपॉजिटर को 8% इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर दिया। अब पूरी दुनिया से लेबनान में पैसा आने लगा और सब लोगों ने अपने पैसे लेबनानी बैंकों में रखवाने शुरू कर दिए। दूसरे कंट्री में बैठे हुए लेबनानी ने भी अपनी कंट्री में अकाउंट खुलवाकर डॉलर और यूरो लेबनान में भेजना शुरू कर दिए। लेबनान में पैसा पानी की तरह आ रहा था। टूरिज्म बढ़ाने के लिए सरकार ने यह पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पर खर्च करना शुरू कर दिया। लेबनान का कैपिटल बैरूत अपनी नाइट लाइफ के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में मशहूर हो गया। दुनिया से हर साल लाखों टूरिस्ट लेबनान आने लगे और चंद हजार कमाने वाले बैंकर अब करोड़ों में खेल रहे थे। लेबनान में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हो गई, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। लेबनान को मिलने वाली एड शेर अब सीरिया, अल्जीरिया, यमन और लीबिया को जाने लगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस अरब स्प्रिंग के साथ सीरिया में जबरदस्त सिविल वॉर भी शुरू हो गई और 15 लाख सिविलियंस रिफ्यूजी बनकर लेबनान पहुंच गए। लेबनान की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ आ गया। रियाद की बनाई हुई फाइनेंशियल स्कीम एंड थ्रेट थी, क्योंकि अब इन्वेस्टर लेबनान में पैसा भेजते हुए डर रहे थे और इसका तोड़ करने के लिए रियाद ने जो किया वो पूरी बैंकिंग हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। रियाद ने एक पॉलिसी अनाउंस की कि गवर्नमेंट ट्रेजरीज खरीदने वाले लोकल बैंक्स को 40% और उन बैंक्स में पैसा रखने वाले लोगों को 50% रिटर्न मिलेगा। इतना इंटरेस्ट रेट पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी अमेरिका में भी गवर्नमेंट ट्रेजरीज खरीदने पर सेंट्रल बैंक सिर्फ 5% रिटर्न देता है। इतना प्रॉफिट दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं होता। इसका नतीजा यह हुआ कि लेबनान में लोगों ने अपने घर बेचकर पैसे बैंक में रखना शुरू कर दिए। एक बार फिर पूरी दुनिया से पैसा लेबनान आने लगा। सबको लग रहा था कि लेबनान ने पैसा बनाने का कोई सीक्रेट कोड डिस्कवर कर लिया है। डिपॉजिटर को लग रहा था कि उनका बैंक में पड़ा पैसा डबल हो रहा है, जबकि असल में कुछ और ही हो रहा था। सबको यह पता था कि पैसा डिपॉजिटर से लोकल बैंक और लोकल बैंक से सेंट्रल बैंक जा रहा है, मगर किसी को यह नहीं पता था कि सेंट्रल बैंक से आगे पैसे सिर्फ चंद लोगों के पास जा रहा है, और यही वो चंद लोग हैं जो लेबनान की गवर्नमेंट में थे। और सबसे ज्यादा पैसा जा रहा था सेंट्रल बैंक के गवर्नर, इस स्कीम के मालिक रियाद की जेब में। हर स्कीम की तरह ये फ्रॉड भी एक दिन एक्सपोज होना ही था, और हुआ भी। और इसका टाइम आया 2019 में। अभी तक ज्यादातर लोग अपने अकाउंट से पैसा निकाल रहे थे। बैंक स्टेटमेंट में बड़ा अमाउंट आता, लेकिन जब लोग बैंक से पैसा निकालने जाते तो इन्हें इधर उधर घुमाकर लालच दिया जाता। इस तरह धीरे धीरे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। लोग अपना पैसा निकलवाने के लिए बैंक की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन कोई भी अपना कैश नहीं बैंक से निकाल पा रहा था। अब लोगों को अंदाजा होने लगा कि उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। इसी परेशानी में गवर्नमेंट ने लेबनान में 2019 में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप पर टैक्स लगा दिया, और इसके बाद लोगों के पेशेंस की आखिरी लाइन क्रॉस हो गई। लोगों के पास बैंक अकाउंट में करोड़ों पड़े थे, लेकिन जेब में कुछ नहीं था। लोग बैंक के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन वहां पैसा नहीं था। एक महीने में लेबनान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। सब फॉरेन इन्वेस्टर चंद हफ्तों में लेबनान से भाग गए, और हाल यह हो गया कि लेबनान सरकार के पास किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी देने के लिए भी कोई पैसा नहीं था। हर चीज की वैल्यू अब वहां 1000% तक बढ़ चुकी थी। आज लेबनान की हालत ये हो चुके हैं कि यहाँ 30% लोग 2 समय का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हर सरकारी डिपार्टमेंट के लोग स्ट्राइक पर हैं, और इस बेरोजगारी और गरीबी की वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजे में क्राइम रेट डबल होने लगा है। लेकिन इन सारी ट्रेजेडीज के जिम्मेदार कहां हैं? वो तो मजे वाली जिंदगी जी रहे हैं, और सारा फ्रॉड करने वाले एक भी अब तक पकड़ा नहीं गया। और इस सारी स्कीम का मास्टरमाइंड फुल प्रोटोकॉल के साथ लेबनान में ही रह रहा है। इसके अलावा लेबनान की मौजूदा हालात पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जो बताएगा कि लेबनान को और ज्यादा बर्बाद होना था, और वो किस तरह से हुआ और हो रहा है। यदि आप इसका कारण जानते तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।